जो माइक से डरते हैं उन लोगों को, जो स्टेज से डरते हैं उन लोगों को एक बार इनकी वीडियो सबसे पहले देखनी चाहिए। बाकी लोगों को भी देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को इनकी वीडियो देखनी चाहिए जो लोग स्टेज से डरते हैं। आजकल जहाँ युवा की बात करें तो युवा सबसे पहले तो माइक से बहुत डरता है। यानी जब भी वो स्टेज पर जाता है, वो स्टेज पर जाने से पहले वो डर जाता है, वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता है। लेकिन बात करें दूसरी तरफ, युवा इस चीज़ को छोड़कर जो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इन चीज़ों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर लगातार सवाल उठते आए हैं और आगे भी उठते रहेंगे। और एक अहम बात जो है कि इस चीज़ से तभी दूर हटा जा सकता है जब इंसान में मोटिवेशंस भरा जाए। तो फिलहाल बात करते हैं, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। छोटी सी उम्र में मोटिवेशन का वो कारनामा कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को जो माइक से डरते हैं, उन लोगों को जो स्टेज से डरते हैं, उन लोगों को एक बार इनकी वीडियो सबसे पहले देखनी चाहिए। बाकी लोगों को भी देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को इनकी वीडियो देखनी चाहिए जो लोग स्टेज से डरते हैं। और फिलहाल मैं बात करूं तो शिवम हमारे साथ हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में लगभग सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों युवाओं को मोटिवेशन किया है। और बातचीत उन्हीं से करते हैं। सर शिवम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एज कितनी है? अभी फ़िलहाल मैं 14 ईयर्स का हूँ। 14 ईयर्स के हो। फिलहाल मैं बात करूं तो जब भी कोई भी नेता भी यदि स्टेज पे जाता है तो वो भी डर जाता है पहले एक बार तो, लेकिन फिर जैसे जैसे लोग देखते हैं स्पीच देना शुरू करता है। तो जहां दूसरी तरफ जो युवा है, बच्चे हैं, वो स्टेज से डरते हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? देखिए, जो स्पीच देनी होती है, स्पीच देने में आखिर क्या डर है, क्या शर्म है? अपने विचार व्यक्त ही करने हैं। अगर आप अपने विचार सोचकर व्यक्त करते हैं, तो आपके अंदर मेरे ख्याल से कोई डर नहीं रहेगा। और अगर आप आत्मविश्वास अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। जहाँ स्कूलों में देखा जाता है बच्चों को स्टेज पर लाया नहीं जाता, लेकिन वो बड़े होते हैं तो स्टेज से दूर होना शुरू हो जाता है, स्टेज पे वो चढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए, सबसे पहले तो स्कूल्स वालों को? अ, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी से विद्यालय हैं, तो उनको, हर एक बच्चे को एक बार स्टेज पर लाना चाहिए। आखिर उनसे उनकी इच्छाएँ पूछनी चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर किसी को गाने में इंटरेस्ट है, किसी को नाचने में इंटरेस्ट है, किसी को पोएम गाने में इंटरेस्ट है, तो मैं यही चाहूँगा कि अब आप बच्चों से पूछें, बच्चों से अपनी राय व्यक्त करें, उनसे अपनी जो है इच्छा पूछें कि आपकी क्या इच्छाएँ हैं, तो उसको अपने स्टेज पर लाएँ। आपने इन 2 सवालों से मोटिवेशन आपने देखा होगा कितना कूट-कूट के भरा हुआ है, लेकिन अब इनके बारे में जानने से पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको इनको क्या-क्या सामान मिल चुके हैं और ये मोटिवेशन में कितने लोगों को मोटिवेशन कर चुके हैं और किन लोगों को मोटिवेशन कर चुके हैं। ये कोई बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े लोगों को भी मोटिवेशन कर चुके हैं। और फिलहाल सर, आपको किन-किन लोगों ने सम्मानित किया है और क्या-क्या आपको सम्मान मिले हैं? शुरुआत में मैंने जो मोटिवेशन है, ये जो लाइन है, ये मैंने शुरुआत से, ये मेरा एक पैशन है। मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, मतलब सुखदायक फ़ील होता है जब मैं मोटिवेट करता हूँ। तो स्कूल से मैंने ये शुरुआत की थी, और स्कूल में मैं क्लास में वैसे स्पीच दिया करता था। धीरे-धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, और आईजी साहब जो हैं हमारे हिसार के, राकेश आर्या जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। साथ ही साथ जो एडीजीपी हैं हरियाणा के, उन्होंने सम्मानित किया है। और पाँचों जिलों के जो एसपी हैं हिसार अंडर जो होते हैं, उन्होंने मुझको सम्मानित किया है। और साथ ही साथ जीजेयू और एचएयू के जो वीसी हैं, उनसे भी मैं मिला हुआ हूँ, और उन्होंने भी सम्मानित किया है। तो जो धाकड़ प्रोग्राम था जो आपने आईजी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ किया, उसमें आपको एक टाइटल दिया गया था, वो टाइटल क्या दिया गया था? हाँ जी, तो जो एडीजीपी हैं हमारे हरियाणा के, तब मैंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक उच्च कोटि के प्रेरक हैं, छोटी सी उम्र में आप कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक छोटी उम्र में उच्च कोटि के प्रेरक की एक संपाति दी थी।
यदि मैं बात करूँ तो कितने लोगों को आप अभी तक मोटिवेशन कर चुके हो और किस एज के वो लोग हैं? मैंने जैसे हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। ख़ासकर हमारे जो इस पीढ़ी के युवा हैं जो नशे की लत में धुत रहते हैं और साथ ही साथ जो अपने माँ-बाप की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और एक ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं। मैं उन युवाओं को मोटिवेट कर रहा हूँ। यदि बात की जाए तो युवाओं की आपने बात की, आपने नशे की बात की। नशे से युवा को दूर लाना है तो मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ एक साइड इफ़ेक्ट मोटिवेशन का ये भी हो रहा है कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। हाँ जी, तो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। जी। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि भई आप जब तक आपके अंदर की एक आवाज़ नहीं आएगी कि हाँ, मुझे यह काम करना है, मुझे नशे को छोड़ना है, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, आप बिल्कुल भी उस कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए, एक अपने हृदय और दिमाग दोनों से एक एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मुझे यह काम करना है, तब जाकर आप उसमें सफलता हासिल कर पाएँगे। स्टेज पर लोगों को डर लगता है, आपको किस चीज़ से डर लगता है? डर तो वैसे तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन ऐसे था कि पहले मुझे थोड़ा हल्का-सा फ़ील होता था कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा? लेकिन साथ ही साथ मुझे एहसास हुआ कि आखिर हैं तो ये अपने ही, आखिर गलती हो जाएगी तो सुधारेंगे भी यही और बताएँगे भी यही, तो अब मुझे इतना कोई डर नहीं है क्योंकि आप ही बताएँगे कि मुझसे क्या गलती हुई है और मुझे क्या आगे क्या प्रयास करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, मैं उस गलती को सुधार सकूँ। यदि मैं बात करूँ गाँव से आप बिलॉन्ग करते हो तो एक बार गाँव के बारे में मुझे बता दीजिए, और दूसरा सवाल साथ ही मेरा ये है कि आप अपने गाँव के बारे में क्या विचार रखते हैं? हाँ जी, मैं अभी तो सेक्टर 14 हिसार में रह रहा हूँ, लेकिन अ, अभी भी मेरा जो जुड़ाव है वो गाँव से है। बचपन से मैं अपने गाँव से जुड़ा हुआ हूँ और भविष्य में भी मैं अपने गाँव से जुड़े रहना चाहता हूँ और मैं यही यही कामना करता हूँ कि चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हूँ, मेरा जो लगाव है, मेरा जो प्रेम है, वो मेरे गाँव से कभी कम ना हो। गाँव कौन-सा है आपका? एक बार गाँव गा के बारे में जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए। मेरा गाँव है काबरेल, जो कि है आदमपुर के अंदर आता है और काबरेल है। मैं जो लोग देख रहे हैं, जो साथी देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि काबरेल एक आदमपुर विधानसभा का गाँव है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ से ये लड़का बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बनकर आया है। और शायद आगे देखें जिस तरीके से मोटिवेशन हर किसी को ज़रूरी है, जो लोग हैं वो मोटिवेशन देखना पसंद करते हैं, वहीं पर जो लाइव सेमिनार्स में भी आप कहीं न कहीं इनको देख पाओ। मैं बात करूँ शिवम, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद मोटिवेशन से दूर हो जाते हो, डिप्रेशन में हो जाते हो, तो क्या करते हो? हाँ जी, जब मैं जैसे खुद जब डिप्रेशन में चला जाता हूँ या फिर एक स्थिति आ जाती है जब मैं खुद को सँभाल नहीं पाता हूँ, उस समय, उस स्थिति में मैं स्पेशली जो है संदीप माहेश्वरी जी हैं, उनकी वीडियोज़ देखता हूँ और साथ ही साथ मैं जो बुक्स हैं उनको रीड करता हूँ और मैं मेरे जो माता-पिता हैं उनकी जो सहायता लेता हूँ, उनसे मैं प्रेरित होता हूँ। हाल ही में मैं बात करूँ तो लास्ट बुक कौन-सी पढ़ी थी आपने? लास्ट जो बुक है वो ऑनलाइन मैंने मंगाई थी, एक कोर्स की बुक थी और नाम तो याद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपकी आवाज़ ये एक बुक थी पहले और उसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल में एक कोर्स की बुक मंगाई है ऑनलाइन से, तो मैं वही जारी कर रहा हूँ अभी। यदि बात की जाए फैमिली, अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे बोलते हैं उनको पसंद नहीं किया जाता है। फैमिली से ये आता है ये तो सिर्फ़ बोलता है, ये काम नहीं करता। तो आपको किस प्रकार का तो फैमिली से सपोर्ट मिला है, और किस प्रकार के हरियाणा में ख़ासकर ताने मिलते हैं? तो किस प्रकार के फैमिली से ताने मिलते रहते हैं? नहीं, ताने तो नहीं मिलते हैं फैमिली से, बल्कि आखिर एक उम्मीद ही मिलती है, एक सपोर्ट ही मिलता है, एक हिम्मत ही मिलती है और ख़ासकर जो मेरे पिताजी हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे अंदर कला है, देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक कला होती है, एक गुण होता है, एक कह सकते हैं ख़ासियत होती है। बस उसे ज़रूरत है तो उसे बस पहचानने की
और उसे निखारने की। तो मेरे पिताजी ने मुझे यह कहा था कि भई आप जो हैं मोटिवेशन कर सकते हैं, आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं। तो उस टाइम से मैं एक अच्छा वक्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बात की जाए जगह-जगह पर काउंसलिंग के नाम पे सेमिनार होते हैं और उन सेमिनार्स में वो लोग बैठते हैं जो खुद मोटिवेशंस नहीं है, जो बच्चों को करियर की गाइडलाइंस देते हैं। तो आप क्या सोचते हो उन बारे में कि कौन लोग करियर की गाइडलाइंस दे सकता है? क्योंकि जो लोग काउंसलिंग में बैठते हैं अक्सर देखा जाता है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो फ़ील्ड कौन-सी है। जो जो भी व्यक्ति हैं, जो हमें जीवन की राह दिखाते हैं कि भई आगे बच्चे को क्या लेना चाहिए, कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, उसका क्या भविष्य होगा। तो मैं देखिए उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो खुद पहले उस फ़ील्ड के बारे में उनको जानकारी हो। बच्चे को परखें और उसके बाद उनसे कहें कि आप इस फ़ील्ड में अच्छे हैं और आप इस फ़ील्ड में अपना जो है वो भविष्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो काउंसलिंग करते हैं या फिर जो अपने जैसे बच्चों को जो बताते हैं कि आप इस फ़ील्ड में जाइए, वैसे करिए, तो आप एक ज़िंदगी देख रहे हैं, आप ज़िंदगी को आप एक राह दिखा रहे हैं। तो अगर आप अच्छी राह दिखाएँगे तो अच्छी दुआएँ मिलेगी, मैं यही कहना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है शिवम, जो बच्चे घर पे काम करते हैं या मेहनत मज़दूरी करते हैं, वो पढ़ाई में अक्सर आजकल अच्छे निकल रहे हैं। मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को सुविधाएँ मिल पा रही हैं, सारी सुविधाएँ मिलती हैं, वो आजकल पढ़ने में कहीं न कहीं पीछे रह रहे हैं। तो इसकी वजह क्या मानते हो? जो एक एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, अगर एक बच्चा है जो कि एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो मेरी एक यही कारण होगा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास एक लक्ष्य होगा, अगर आपके पास निर्धारित लक्ष्य होगा, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प होगा, तो आप उस राह में सक्सेसफुल हो जाएँगे, बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक अमीर ख़ानदान से बिलॉन्ग करने वाले एक व्यक्ति की या फिर एक बच्चे की, तो उसके पास कोई इतना ना कोई दबाव है, ना कोई उसके पास कोई टेंशन है कि भई कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझसे ना हुआ तो मेरे पास मेरे पापा का बिज़नेस है, मैं वो सँभाल सकता हूँ। आगे मैं खुद का एक नया बिज़नेस खोल सकता हूँ। लेकिन जो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जो जिसके पापा मेहनत करते हैं और उसकी उसके पढ़ाई के लिए जो अपना खर्चा पूरा करते हैं, तो उस बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है। उसको पता है कि भई अगर मैं ये नहीं कर सका, तो आगे मेरी फैमिली को कौन आगे बढ़ाएगा? तो इसलिए वो खुद मेहनत करता है। उसके खुद से अंदर से एक आवाज़ आती है कि भैया तुझे ही करना है और कोई नहीं करेगा। मेरा मानना है, मेरा पर्सनली तौर पर मानना है कि जब तक इंसान के ऊपर दबाव नहीं होता, वो काम नहीं करता। किसी भी फ़ील्ड में बात करें या कुछ भी करियर करने की हम बात करें, तो जब तक दबाव नहीं, काम नहीं। ऐसे ही पढ़ाई पे लागू होती है ये चीज़ें। तो आप इस बारे में क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब तक बच्चे या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई दबाव नहीं होगा, तो वो उस कार्य को नहीं कर सकता, अपने पूर्ण मन से नहीं कर सकता। और आप जे देख सकते हैं कि भई जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मैं आपकी बात करूँ तो भई आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपके ऊपर भी एक दबाव दबाव है कि भई आपको अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है और उसको एक अच्छे स्तर तक लेके जाना है। तो दबाव एक अच्छा है, दबाव एक अच्छी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करती है। दूसरी तरफ देखा ये भी जाता है, पहले जो टीचर्स थे वो मारते थे, उनका दबाव रहता था। लेकिन आज जो सरकार की नीतियाँ हैं वो अ, टीचर बच्चे को मार नहीं सकता है और दूसरी तरफ ना ही पेरेंट्स बच्चे को डाँट पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं गैप आजकल बच्चे और युवा में देखने को मिल रहा है कि जिस वजह से युवा और जो पेरेंट्स हैं वो एक भी नहीं हो पाते हैं। उनके मत भी नहीं मिल पाते। जो आजकल ये नई नीतियाँ जो सरकार के द्वारा लागू की गई हैं कि आप बच्चे पर अपना जैसे डाँट नहीं सकते या फिर उसको मार नहीं सकते। देखिए एक एक तरफ से ये सही भी है कि हर कोई भी ऐसा नहीं होता कि भई सिर्फ़ डाँट-डाँट से काम चलाए, कोई मारते भी हैं, कोई स्कूल के टीचर्स कई होते हैं जो अपना एक रौब जमाते हैं उस बच्चे पे। एक तरफ से सही भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो है वो बच्चे पर दबाव बहुत कम कर रहा है। बस उस पर ये एक आशा आशा तक ही रह गई है कि आप कर सकते हैं और ना कर सकते हैं, दोनों ही बात है। अब अगर एक बच्चा है,
अगर एक बच्चा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर उस पे दबाव नहीं होगा, जब तक उस पे दबाव नहीं होगा वो अपने 100% दे ही नहीं सकता। अगर उसके अंदर एक लगन नहीं होगी तो अपना 100% दे ही नहीं सकता। तो भाई दोनों, मैं इसमें मानता हूँ कि भाई सरकार के द्वारा ये नीति सही भी है और गलत भी है, दोनों। अच्छा, आप आईएएस आईपीएस से मिलते रहते हैं, काफ़ी लोगों से आप मिले हैं, तो आपको क्या लगता है उनमें क्या चीज़ है जो उनको आगे लेके गई है? हाँ जी, मैंने काफ़ी एसपी हिसार जो हैं उनसे भी मेरा वार्तालाप हुआ है, और मैंने उनसे एक ही सवाल से कई जो और भी हैं उनसे पूछा था कि भाई आपकी जो कामयाबी है उसका क्या राज है। तो उन्होंने कहा मेहनत, लगन और एक निष्ठ जो हमारा लक्ष्य होता है वही होना चाहिए। अब दो घोड़ों पे सवार नहीं हो सकते आप। अगर आपने एक बार एक कार्य में अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे यह करना है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप उसी में अपना 100% दीजिए। लोग बहुत कहेंगे कि आप ये ना करें, ये आपकी बस की बात नहीं है, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उस सब को एक साइड में करते हुए आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें और उसकी तरफ बढ़ते रहें। अच्छा, बात करें आपके भविष्य की, तो आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि आज जो देखा जाता है वो सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित रह जाता है, वीडियोस तक। तो आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और फिलहाल कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? मैं फ़िलहाल 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैंने भविष्य के बारे में सोचा है कि नॉन मेडिकल से आईआईटीएन, और उसके बाद मेरे से यूपीएससी करने का एम है। शुरुआत से यूपीएससी एम है, लेकिन मैं साथ ही साथ मतलब एक बैकअप लेना चाहता हूँ कि भाई अगर भगवान ना करे अगर वो ना हुआ तो मेरे पास एक चीज़ हो जिससे मैं अपना जो है वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकूँ। तो मैं मेरा इंटरेस्ट भी मैथ और साइंस में है बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले आईआईटी के बारे में सोच रहा हूँ और उसके उसके ऊपर ही मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आईपीएस यूपीएससी पर आ जाते हैं आखिरी में, कि जब भी देखा जाता है कोई भी एक अधिकारी है उस पर पीछे से दबाव गलत कार्य करने के लिए आता है, तो इस सिचुएशन में किस प्रकार से क्या किया जा सकता है? जो आईएएस अधिकारी होते हैं, एसपी वगैरह, जब उन पर पीछे से दबाव आता है कि भाई आप भ्रष्टाचार को साथ दें, भ्रष्टाचार का साथ दें और जो है गलत कार्य में हमारी सहायता करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस स्तर पर बैठे हैं, आप उस लेवल पर बैठे हैं जो आप एक स्टेट के, एक राज्य के, एक ज़िला के और एक छोटे से क्षेत्र के भी लोगों को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उनको जैसे बता रहे हैं। तो आपका फ़ैसला एक अंतिम फ़ैसला के बराबर होता है, एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ैसला होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको सोच समझ कर जो है वो फ़ैसला करना चाहिए। भले ही ऊपर से दबाव क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अपने नीति के साथ चलना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए और एक सकारात्मक जो सोच रखनी चाहिए। मैं आखिरी में 2 सवाल के साथ एंडिंग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बात ये है कि जिस प्रकार से इस वक़्त बच्चों की स्थिति है, वो इतनी बुरी है कि ना वो पढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन बिल्कुल उनका निल होता जा रहा है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें? यदि पढ़ाई करते हैं तो रोज़गार नहीं। एक जब जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके बीच में एक कांटे के रूप में एक कार्य करता है। मेरा मानना है कि भाई कांटे के रूप में कार्य करता है एक दोस्त, एक नकारात्मक सोच रखने वाला दोस्त। मैं यह कहना चाहूँगा कि दोस्त एक ऐसी चीज़ है, आपके मित्र एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो वो आपको गलत रास्ते पर भी लेके आ सकता है, और अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वह आपको सही रास्ते पर लेके आ सकता है। तो सबसे पहले हमें दोस्त को जैसे चुनने में जो हमारी मदद कर सकता है, हमें उस पर कार्य करना चाहिए कि भाई हमें किस सोच के जो है वो मित्र रखने चाहिए। मेरा यह मानना है कि पहले दोस्ती करने से पहले उस इंसान को आप परखें, उनके विचारों को आप सुनें, उनके साथ कुछ देर बात करें, उसके बाद अपने विचार हैं वो शुद्ध करें उनसे। अगर उसने आपको 10 बात बोली है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आप 10 बात बोली है और
आपको उनकी सिर्फ 3 बात अच्छी लगी है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप उन 3 बातों को अपनी जो है ज़िंदगी में लागू करें। उन 7 बातों को आप छोड़ दें, नकारात्मक जो बातें हैं उनको छोड़ दें, लेकिन उनकी अच्छी जो आदतें हैं, अच्छी जो उनकी बातें हैं, उनको आप अपने जीवन में लागू करें। इससे आप सक्सेसफुल बिल्कुल हो जाएँगे। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आज एक पेरेंट्स में और एक बच्चे में तालमेल नहीं बन पाता है, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं और उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? बच्चे में और पेरेंट्स में आज ना तो आजकल इतना लगाव हो चुका है जब पहले ज़माने में जो होता था, और इसका एक मेन कारण है टाइम। सबसे मेन कारण है टाइम। जो माता-पिता हैं वो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अपने अपने जीवन से वो अपने कुछ समय निकाल कर अपने बच्चे के साथ व्यतीत नहीं कर पाते हैं। युवा पीढ़ी के साथ वो वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, उनके विचारों को नहीं सुन पाते हैं, उन पर विमर्श नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप जो जितने भी माता-पिता हैं और हैं, तो जो भी वरिष्ठ जो हमारे हैं, उनको युवा जो पीढ़ी है, उनको रास्ता दिखाना चाहिए। उनको एक सही रास्ता अगर आप दिखाएँगे, तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएँगे, तभी वो कामयाबी की सीढ़ियों को चूम पाएँगे। तो साथ ही साथ अब जो अपने हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी आपको अगर ये होता है कि भई अब मैं क्या करूँ? इस स्थिति में मैं क्या करूँ? उस समय जो सबसे ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, वो है आपके माता-पिता। तो उनसे एक बार आप विचार-विमर्श ज़रूर करें। तो आपने देखा कि किस उच्च कोटि का जो मोटिवेशन है वो शिवम में भरा हुआ है और किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से सोच सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आप लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो को देखना ही काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि आज जो गैप है, जो हमारा जनरेशन गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारा युवा डिप्रेशन की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, शायद आपकी एक बात उस युवा को सही रास्ते पे ले आए, शायद आपको भी सुकून मिले। और फिलहाल ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या जो राय है, वो क्या है उपलक्ष्य में? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। यदि आप इस न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज़ देख रही हैं, तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज़ आपके साथ। हमारी Instagram ID @न्यूज़ आपके साथ। न्यूज़ आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज़ आपके साथ। धन्यवाद।